हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखो, हम अपने क्वेश्चन कर रहे थे जो आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर था, तो उसके क्वेश्चन हमारे हो गए थे 72 तक हो गए थे। ठीक है, उसके बाद में आज हम जो करेंगे यहाँ से तो हमारे 73 से स्टार्ट होंगे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो कॉमन कैटेगरी का है। ठीक है, और इसका मैं डायग्राम बनाकर भी समझाऊँ तो वैसे तो ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, लेकिन अगर किसी को इसको आंसर चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं टेलीग्राम पर पूरा सॉल्यूशन भेज दूंगा। ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बस यहाँ थोड़ा डायग्राम मुझसे ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा वैसा वाला बोर्ड है तो इस पर अभी चलाना नहीं आता ये। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो इसमें एक गलत दे रखा है, इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है। लेकिन अगर इसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की जगह ये होता कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, तो तब हमारा ए आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस टाइम जो फिलहाल है वो हमारा गलत है, इस टाइम जो आएगा वो डी आंसर आएगा। और कॉमन कैटेनरी के लिए पूछे जाती कार्टेशियन इक्वेशन तो हमारी ए हो जाती। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ कॉर्ड वेरी एज रेडियस ऑफ कर्वेचर द कर्व इन विच इट हैंग्स। तो देखो, डेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, वेरी एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई? डेंसिटी मतलब ये उसका ही आएगा, हमारा मास वाले से आ गया कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंशन, मतलब टेंशन जो प्रोपोर्शनल होती है वो डायरेक्टली मास के। तो ये जो डेफिनेशन है हमारी ये कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है। ठीक है, ये इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है आप समझने वाले। तो देखो, 76 क्वेश्चन है। जैसे ये पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट ये हमें दे रखे हैं, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर वेक्टर क्या होता है। आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है तो टी की पावर 3 प्लस 1 आई कैप प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जे कैप हो जाएगा प्लस, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 2t प्लस 5 दे रखी है, तो यहाँ से हो जाएगा 2t प्लस 5 के कैप। अब ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन, तो डी आर अपॉन डी वैक्टर डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा 3t स्क्वायर, और आई कैप क्योंकि 1 का करेंगे वो 0, प्लस इसका हो जाएगा 2t जे कैप प्लस यहाँ से 2 आ जाएगा टी का 1 के कैप। अब हमें किस पॉइंट पर फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू 1 पर, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस तो जब होती है जब डेल टी हमारा टेंड करता है 0 को। कि वैसे इसे छोड़ो, इंस्टेंटेनियस को, हमारा जो क्वेश्चन है इस टाइम ये सॉल्व करना है। तो टी इज इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 पर इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये किस में दे रखा है, हमारा डी में दे रखा है, तो डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ़ द लॉ ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमें दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 1/2 वी टी, देन एक्सीलरेशन इज, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी नीचे दे रखी है और ये सही भी है, तो देख लेना। पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे। इसे देखो, यहाँ पर एक डी एस अपॉन डी टी, मतलब ये बी की वैल्यू निकाल ली, इसे सॉल्व करेंगे बाद में तो ये हमारा कांस्टेंट आ जाता है, तो इसका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट पेज ये है हमारा, देखो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी, तो ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो इसका जो देखो ये है, नोटबुक में भी 2-2.5 पेजों का है, तो अब इसे केवल अकेले क्वेश्चन को तो मैं यहाँ पे कराने का नहीं हूँ, लेकिन
ऑब्जेक्टिव है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल सही है, वो हमारा ए हो जाएगा, कोसेक की पावर 5 थीटा आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यदि इन एस एच एम पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद पीरियड 18 सेकेंड, ठीक है, और ट्रेवल 10 इंचेस इन 3 सेकेंड, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा, बस इसे और छोड़ दो, बाकी और सब जो है सॉल्व कराए जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इन एस एच एम ए पार्टिकल हैज़ ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पाई। तो पाई सेकंड दे रखा है, मतलब यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है वो टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पाई दे रखा है, और ये होता कितना है, तो ये होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, अभी इसे इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड ग्रेटेस्ट एसिलरेशन इज 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्रेटेस्ट एसिलरेशन कितना होता है हमारा, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर होती है माइनस म्यू एक्स। अब ये एसिलरेशन कब मैक्सिमम होता है, जब हमारा एक्स मैक्सिमम हो, और एक्स मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा एक्सट्रीम पॉइंट पर हो, यानी लास्ट में हो, जब हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो ए होता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम एसिलरेशन, तो जब हमारा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हो। अब देखो यहाँ से नेगेटिव साइन तो छोड़ देंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है हमारा एसिलरेशन मैक्सिमम, तो वो इधर की डायरेक्शन में भी हो सकता है और इधर की में भी। तो निगेटिव वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि इसका अपोज करता है ये डायरेक्शन का, तो ये हो जाएगा म्यू ए। अब एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है, और म्यू की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से ऊपर से फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ से पाई से ये जो है, ये इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा रूट म्यू बराबर हो जाएगा 2, या हम कह सकते हैं म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन में म्यू की वैल्यू 4 रख दो जब हमारा मैक्सिमम एसिलरेशन है, तो देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो एसिलरेशन कितना दे रखा है मैक्सिमम 5 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू हमने 4 निकाल ली, और हमें जो एम्पलीट्यूड है ये फाइंड करना है, तो ये ए कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 बोले तो 1.25 हो जाएगा। ये कौन से वहाँ दे रखा है आंसर, तो ये हमारा दे रखा है बी में दे रखा है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में था ये, तो आंसर हमारा आना चाहिए था मीटर में, लेकिन इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसकी यूनिट वैसे तो मीटर आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब ऑप्शन में दे रखा है तो 20 का करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो यही आएगा, 1.25 मीटर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो यहाँ पर है, ये है इन एस एच एम टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में इन ए साइक्लॉइड रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई, तो ये हमारा एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आता है ये इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड की। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो डी है। साइक्लॉइड की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जब आता है हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट है, इफ़ ए पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल देन इट्स रिएक्शन। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, जब हमारा कोई पार्टिकल आउटसाइड ऑफ द सर्कल मोशन करता है, वो भी स्मूथ वर्टिकल सर्कल में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एक तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग अलोंग होती है, तो होती है एम डी टू एक्स डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर होती है हमारे यहाँ से एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। देखो वैसे तो इसका ग्राफ बनना चाहिए था, लेकिन ग्राफ अभी ड्रॉ करने नहीं आते, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और दूसरी इक्वेशन होती है जो हमारे नॉर्मल के अलोंग होती है, वो होती है एम बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि रेडियस ए ही होती है, मतलब नॉर्मल एसिलरेशन जो होता है वो हमारा ये होता है। अब तो ये नॉर्मल फोर्स है, तो ये होती है हमारी इक्वेशन कितनी, एम जी कॉस थीटा माइनस आर। अब हमें यहाँ से रिएक्शन निकालनी है, तो रिएक्शन हो जाती है यहाँ से, देखो एम से तो एम कैंसिल हो जाता है, जब इसे सॉल्व करते हैं ना दोनों इक्वेशन को, तो रिएक्शन निकल कर आती है एम अपॉन ए
और ब्रैकेट में आ जाती है हमारे यहाँ से -b² प्लस AG, और यहाँ पर cos थीटा आता है। ठीक है, कहाँ से आई है, और ये इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आई है। ठीक है, देखो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, और a की इधर मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो b² हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो ये mg cos थीटा माइनस b² हो जाएगा। अब यहाँ से फिर m/a हम कॉमन कर लेते हैं। तो अब आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ से रिएक्शन निकालनी है, तो रिएक्शन के लिए r बराबर हो जाएगा m/a, तो ऐसे ही रहने दो, अंदर b² की वैल्यू पुट कर दो, तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2AG, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस पहले लगा हुआ है, और जी अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा प्लस का 2AG cos थीटा, और प्लस 1AG cos थीटा हमारा ऑलरेडी है cos थीटा। तो यहाँ से रिएक्शन कितनी हो जाएगी, R बराबर m, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, चलो अभी नहीं कर रहे, यहाँ से हो जाएगा -2AG और प्लस 3AG cos थीटा। ठीक है, तो इसे थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से रिएक्शन कितनी हो जाएगी, देखो आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या आर नहीं ए की, एम तो हमारा बाहर ही है और अंदर सभी में जी है, तो जी भी कॉमन कर लो, एम जी हो जाएगा, और अंदर से बचेगा 3 cos थीटा और -2। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ये कौन से में दे रखी है, 3G mg 3 cos थीटा -2, तो ये हमारी सी में दे रखी है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पे पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्मूथ कर्व अंडर ग्रेविटी एंड इट्स वेलोसिटी वेरी एज डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट देन द कर्व इज, तो ये हमारा साइक्लोइड होता है। ठीक है, एक बार इसे आप चेक कर लेना, ये साइक्लोइड ही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, इफ़ ए पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी, फॉल्स मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है ये, और ग्रेविटी में इन ए रेजिस्टिंग मीडियम देन फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट, तो देखो ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, रेजिस्टिंग जो फोर्स है। तो अब यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो फोर्स जो है रेजिस्टेंस फोर्स वो हमारा ऊपर की ओर लगेगा। मतलब यदि हमारा पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो फोर्स जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। तो इसमें जो आंसर है वो आ जाएगा बी, वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि पार्टिकल नीचे को गिर रहा है। और यदि हमारा पार्टिकल ऊपर की ओर जाता हुआ होता तो हमारा जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो नीचे की ओर लगता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द फ्यूल, देखो इसको क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है, और इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि मैं जब भी इसे सॉल्व नहीं करा रहा। तो ये नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, आसानी है। उसके बाद में है द डायरेक्शन ऑफ टेंशन एंड एक्सटेंशन, देखो टेंशन मतलब जैसे ये हमारा कोई सर्कल है, वैसे स्ट्रिंग में होती तो ज़्यादा बेटर रहता। अब मान लो ये हमने यहाँ पर है, और एक्सटेंशन तो हम जैसे वेट नीचे को लटका रहे हैं, तो एक्सटेंशन हमारा नीचे को होगा mg, मतलब एक्सटेंशन मतलब उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, इंक्रीजमेंट, और जो हमारी टेंशन है वो ऊपर की ओर लगती है, मतलब कहने का ये कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कार्डियोइड आर बराबर ए ब्रैकेट में 1 + cos थीटा अंडर द सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स की बात आ गई यहाँ पर, तो ये हमारा सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट से है ये क्वेश्चन। देन इफ़ द सेंट्रल एक्सेलरेशन इज p, तो ये हमारा यहाँ से निकल कर आता है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेंट्रल ऑर्बिट की, तो ये वाली जो होती है d/u/d θ² + u बराबर होता है हमारा p/h², और ये होता है हमारा u²। ठीक है, यहाँ से अब हमें p की वैल्यू निकालनी होती है, यानी p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे करके, तो ये आता है हमारा 1/r⁴ के। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ केपलर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका आंसर, ए की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन लॉन्ग है और इसे सॉल्व भी नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो काफ़ी लॉन्ग आता है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा फिर भी। उसके बाद में इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व इन स्पेस देन इट्स एक्सीलरेशन अलोंग बाई नॉर्मल इज। तो ये हमारा बी आता है। वैसे बाई नॉर्मल इसका अलग मतलब होता है, लेकिन ये सॉल्व जो करके आता है वो इसे आता है। जैसे हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है ना, तो नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वी डी वी अपॉन डी एस, तो इसे सॉल्व करके आता है। अब देखो डी एस हमारे यहाँ पर है, इसमें डी साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डी साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करके जब जाकर ये हमारा आंसर आता है और फाइनली जो आंसर आता है वो हमारा बी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट पी। पी हमारा कोई पॉइंट है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रो इंक्रीजिंग। तो ये हमारा रेडियल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बेरिंग मास इज नोन एज। तो ये हमारी सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद में रॉकेट मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये मोशन ऑफ बेरिंग मास का है। उसके बाद में ये हमारे लास्ट चैप्टर से हैं, ठीक है, क्वेश्चन जितने भी हैं। अब इफ़ पी इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है, इज ए वेक्टर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल रेफरेंस प्लेन रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर। तो इसका डी पी अपॉन डी टी जो वेक्टर है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, हमारी बी आ जाती है। इसे सॉल्व करने के बाद आती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये नहीं माना जाता कि हमारा ये पी कांस्टेंट है, मतलब एम जो है वो इसमें कांस्टेंट नहीं माना जाता जब जाकर ये हमारी इक्वेशन आती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर ए दे रखा है, मैंने इसके बारे में इसे पता नहीं है तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज पर है। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर। तो ये देखो रॉकेट मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो इसका जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है इसकी, तो चलो ये तो ठीक है। तो इसका आंसर है 4.4, मतलब डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। खुद देख लेना है ना इसे, इसका सॉल्यूशन तो दे ही रखा है। उसके बाद में देखो मेन जो काम था वो ये क्वेश्चन बताना था। देखो इसमें ने ये गलत दे रखा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में इसी से 2 क्वेश्चन आए थे इसी बार, जो 18 मई को हुआ है। तो ये है रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, और ये इक्वल टू होती है किसके, तो ये h/2 के होती है। इसमें गलत दे रखा है ये आंसर। ठीक है, उसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे ऐसे ही हैं, तो इन्हें आप जो इसमें लग रहे हैं आंसर वही लगा लेना। उसके बाद में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस पेपर का। उसके बाद में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसकी आंसर की अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।